हेलो एवरीवन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आज आया हूँ सॉल्यूशन के सेकेंड लेक्चर के साथ। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ले चुके हैं। तो आज हमें जो मेन है उसके बारे में अगर डिस्कस करने की बात करें तो आज हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आओ डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। देखो, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, एक होता है वेट बाई वेट परसेंटेज। पहला होगा वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरा होगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा जो होगा वो होगा वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो नॉर्मल टर्म्स हो गए कि मतलब जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। उस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में हम पर 100 ग्राम या पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है वो डिफाइन करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो ये चार टर्म्स तो हो गए, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये टोटल कितने टाइप के हो गए? नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने निकाला, कितने टाइप के होंगे? 4। एंड फिफ्थ वन इज क्लास 11 पे पढ़ के आए हो, इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। सिक्स वन इज मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, एंड नाइन्थ वन इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। नॉर्मल क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन से पूछे जाते हैं उसमें भी आपको मिलेगा। पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा है क्लास 11 में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां से भी क्वेश्चंस उठा के मिलता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो, अभी हमने आपको बताया कि कोई भी सॉल्यूशन जो बनता है वो कैसे बनेगा? एक तो होगा सॉल्यूट, दूसरा क्या होगा भाई? सॉल्वेंट होगा। एक तो होने वाला है सॉल्यूट और दूसरा क्या होने वाला है भाई? सॉल्वेंट। कल बहुत डिटेल्ड में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे कि जो फेज सॉल्वेंट का होता है वही फेज सॉल्यूशन का भी होगा, यानी सॉल्यूशन का जो फेज मिलेगा वो उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो भी सॉल्वेंट का फेज है। अब जरा ध्यान देना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो पर 100 ml सॉल्यूशन या पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो पहला हमने देखा है वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, या इसी को मास बाई मास कहते हैं, या परसेंटेज बाई मास भी लिखा होगा। तो इसमें होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। याद रखना, नीचे हमेशा क्या रखोगे? सॉल्यूशन। अगर आपने यहां सॉल्वेंट कर दिया तो क्लियर रखना, यहां सॉल्वेंट कहने का मतलब हो गया वो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। याद रखना है क्या कि अगर यहां सॉल्वेंट लिख दे तो वो सॉल्युबिलिटी है। अच्छा, डेफिनेशन अगर दें कि वेट बाई वेट परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे आप क्या देख रहे हो? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो डिफाइन करेगा क्या?
वेट बाई वेट परसेंटेज। अच्छा जैसे मान लो हमने तुमसे कहा कि ये x परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है, मान लो कोई सोल्यूशन दिया कि कोई सोल्यूशन है x परसेंटेज वेट बाई वेट है, इसका क्या मतलब हुआ? अभी हमने आपसे क्या बोला कि जो परसेंट मतलब होगा पर 100 ग्राम ऑफ द क्या सोल्यूशन। तो अब यहां बताओ क्या लिखोगे? x परसेंटेज का मतलब हो गया कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ये बिल्कुल ना बोलना, सॉल्वेंट लिख दोगे तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी हो जानी है, पहला काम। दूसरा इसी तरीके से, ये पहला था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन वेट बाई। अच्छा एक चीज और, यही हम आपको डिफाइन कर देते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उस 100 ग्राम में सॉल्यूट के अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब उसको मेजर कर पाना मतलब थोड़ा सा बहुत टफ है। तो फिर आप कैसे मेजर करोगे? यानी अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ट्रेस अमाउंट में है, बहुत कम है, तो उस समय मेजर करने के लिए एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा, वो होगा पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100। तो ppm का मतलब क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन, कि पर मिलियन में कितना होगा। परसेंटेज निकालने का मतलब हुआ कि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। यही सेम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अगर आपको ppm में रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ppm पार्ट्स पर मिलियन will be equal to same weight of solute upon weight of solution and multiplied by 10 के पावर 6। बस अब 100 की जगह किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 के पावर 6। ये क्या निकल गया? पार्ट्स पर मिलियन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वेट बाई वेट निकाला, परसेंटेज हो गया, पर 100 में कितना होगा, और अगर ये ppm निकाला इसका मतलब कि अच्छा कभी कभी क्वेश्चन जानते हो क्या देता है? ppm दे करके पर 100 में पूछ लेता है, तो आसान है क्योंकि पर ppm कहने का मतलब कि पर मिलियन में उतना है, तो पर 100 में कितना होगा नहीं निकाल पाओगे। दोनों का कन्वर्जन पूछ लेता है, कॉन्सेंट्रेशन 100 में दे करके ppm में पूछ लेता है और ppm में दे करके 100 में पूछ लेता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर? तो ये पहला हुआ वेट बाई वेट परसेंटेज। अगर हम बात दूसरे टर्म्स की करें, जो दूसरा है वो दूसरा क्या है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा क्या है भाई? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब हुआ? जो पहले लिखा सेम कहानी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या लिखोगे? वेट, जो भी इधर लिखा रहे वो ऊपर लिख दो, वेट ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ क्या लिखें? जल्दी बोलो यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या निकल गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है? लेकिन कैसे निकला? वेट बाई वॉल्यूम। अच्छा जैसे मान लो, जैसे यहां पे हमने डिफाइन किया था कि x% वेट बाई वेट है, इसका क्या मतलब हुआ था? बोलो जल्दी। x% वेट बाई वेट का मतलब हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। इसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि x% वेट बाई वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब हो गया? अगर यहां पे आपने कॉन्सेंट्रेशन दिया है वेट बाई वॉल्यूम लिख के, इसका मतलब ये हो गया कि ये 100 ml क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अरे बोलना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? यानी x% वेट बाई वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर है? इसी तरीके से इसी का सेम अगर वेट बाई वॉल्यूम ppm में पूछ ले तो क्या लिखोगे? सेम क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन v ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो, 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या निकल गया? ppm इन टर्म्स ऑफ वेट बाई वॉल्यूम। बोलो यहां तक क्लियर है? ये दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म था। तीसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगर हम बात करें तो तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है भाई? जल्दी बोलो। वॉल्यूम बाई वेट। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है भाई? वॉल्यूम बाई वेट। इसका मतलब क्या था? पहला क्या था? वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा क्या है? वॉल्यूम बाई वेट। यानी कॉन्सेंट्रेशन
क्या है, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज। मतलब क्या लिखें आप बताओ, देखो ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, अब इधर क्या है वॉल्यूम है ना, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर नीचे क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, क्या निकल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम बाई वेट। और इसी का अगर आपको पीपीएम, अच्छा ये मान लो इसी तरीके से x परसेंटेज लिखा है वॉल्यूम बाई वेट, इसका मतलब क्या हो गया कि x ml ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वॉल्यूम के क्या है, सॉल्यूट का है, तो यहां क्या लिखोगे कि x ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बोलो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हो, वॉल्यूम बाई वेट, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, और x% वॉल्यूम बाई वेट मतलब क्या हुआ कि x ml ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसी का अगर इसी का ppm देखोगे, यानी हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज आपको निकालना है किस टर्म में, ppm में, तो बोलो क्या लिखें, सेम अगर पार्ट्स पर मिलियन लिखोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, V ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 6, तो ये क्या निकल गया, पार्ट्स पर मिलियन। यानी आपने परसेंटेज भी निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लिया इनका, और इनका ppm भी समझ लिया। बोलो क्लियर है। और चौथा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो बोलो क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल जीरो जा रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे क्लियर करते हैं। चौथा वाला क्या है भाई, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी चौथा वाला क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आप बोलो क्या लिखें, बिल्कुल सही बता रहे हो, जल्दी बोलो, ऊपर क्या लिखोगे, V ऑफ सॉल्यूट अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, क्या निकल गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और इसी का अगर ppm लिखोगे, ppm यानी V बाई V में लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, V ऑफ सॉल्यूट अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 6, ये क्या मिल गया तुम्हें, ppm मिल गया। तो ये जो था एक बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, कौन कौन से, वेट बाई वेट, दूसरा वेट बाई वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाई वेट, और चौथा क्या था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बहुत तेजी से अगर जा रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 4 चीजें हमने बताया आपको, कौन कौन सा, वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और साथ में एक टर्म सबके लिए क्लियर हो गया, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। यानी 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको क्लियर हो गए। तो वीडियो पॉज करिए, आराम से इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलो भाई, तो 2-3 चीजें तो क्लियर हो गई कि वेट बाई वेट परसेंटेज क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, और एक क्लियर कर लिया पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। अब हम बात करते हैं जो 5th है, वो है मोलैरिटी। इसकी बात करेंगे। मोलैरिटी एक ऐसा टर्म है जो हर जगह आपको यूज में आने वाला है, यहाँ आएगा मोलैरिटी, मोलैलिटी। 2-3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो यहाँ भी यूज होंगे, आगे वाले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी को हम लिखते कैपिटल M से। देखो मोलैरिटी बेसिकली होती क्या है समझो। अगर मोलैरिटी को डिफाइन करोगे तो हम ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से याद रखना यहां क्या बोला हमने, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। मात्र 2 जगह सॉल्वेंट का यूज हम करते हैं, एक तो यूज होता है सॉल्युबिलिटी में और एक होता है मोलैलिटी में। 2 जगह कहाँ यूज करेंगे, मोलैलिटी और सॉल्युबिलिटी। बाकी हर जगह आपको क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन।
तो मोलैरिटी बेसिकली है क्या, डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन मोलैरिटी, तो बहुत लोग करते क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिए, बिल्कुल लिखना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले उसने बोला डिफाइन मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्या होता है मोलैरिटी, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as molarity। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बोला हमने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स होंगे वो क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा दिमाग लगाओ, सोचो, समझना। यहां हमने कहा कि लेट n मोल, स्मॉल n मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन L लीटर। बोलो, हमने क्या बोला, n मोल L लीटर में प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितना होगा, ध्यान देना, लगा लो यूनिटरी कि L लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, n मोल। अरे बोलो ना, तो 1 लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, वही क्या कहलाएगा, मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, n बाई। अब जो L लीटर है, L लीटर ना कह के मान लो आपने V लीटर मान लिया, तो क्या हो जाएगा, V। यानी मोलैरिटी को अगर डिफाइन करें तो क्या हो सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाई V। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक अगर फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें है, लीटर में, क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। यानी इससे पता चल गया कि पर लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है, पर लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट का मोल 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। अब एक चीज और है, अच्छा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना इधर। अगर इस मोलैरिटी में आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम n से लिख रहे हैं भाई, क्लियर है ना, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और आपने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे V ऑफ सॉल्यूशन इन किस में था, लीटर, और नीचे इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बताओ कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में दिया था, लीटर, लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्या कहलाता है, मिलीलीटर, ml। यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या मिला, n इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अब किस में लिखेंगे, ml में। यानी अब ये फॉर्मूला बना, अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो n इंटू 1000 अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब जरा ध्यान देना, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या? अब एक चीज और सोचो, एक चीज आपने पढ़ा है मोल, तो मोल इंटू 1000 क्या कहलाता है, मिली मोल, क्या कहलाता है, मिली मोल्स। तो मोल इंटू 1000 क्या कहलाएगा भाई, मिली मोल। बोलो ना, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो यहां देखो, क्या मोल इंटू 1000 मिली मोल है, तो क्या ऐसे लिख सकते हो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किस में लिखा है, ml में, विल बी इक्वल टू n इंटू 1000। बोलो, क्या बोलना यार, ये क्या है, n इंटू 1000 को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल। या ऐसे लिख सकते हो, जब कभी मोलैरिटी गिवन हो, वॉल्यूम ml में गिवन हो, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल। क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, नंबर ऑफ मिलीमोल अगर तुम्हें पता हो और तुम उसमें 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। यानी आप यहाँ क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाई 1000, क्योंकि यही तो था, 1000 था और n मोल है, इधर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, n, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत फॉर्मूला में? आ रहा समझ में कि नहीं? बेसिकली इस फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल मिल जाएगा, इन फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल मिलेगा। ये न्यूमेरिकल के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लो
कि A प्लस बी, A जो है आपका क्या है, सॉल्यूट है, और B जो है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और A का जो वेट है वो WA ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, MA है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हो, Na, यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ m की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ जो आपने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स, क्या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, मोलैरिटी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी हमने क्या बोला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर क्या कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई। तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो यहां से क्या पता चला, मोलैरिटी क्या होती है, मिलीमोल कैसे निकालते हैं, और मोल कैसे निकालते हैं। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2000 बाई वी ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और अभी हमने आपसे बोला कि मोल इंटू 1000 क्या कहलाता है, मिलीमोल। तो क्या इस फॉर्मूले को अगर देखें तो वॉल्यूम और मोलैरिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी क्या हो जाएगा, n इंटू 1000। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 1000 क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मिलीमोल। यानी मोलैरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। और इसी मिलीमोल से अगर तुम्हें मोल निकालना होगा तो 1000 से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला तुम्हें क्या मिला, n इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो कभी कभी आपको क्या दे देता है, मोलैरिटी देता है, मोल निकालने को कहता है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली मोलैरिटी होता क्या है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या कहलाता है, मोल इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, व्हाट इज मोलैरिटी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पक्का ना, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोलैरिटी क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, डेफिनेशन हमने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, मोलैरिटी कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये न्यूमेरिकल इन किसी भी फॉर्मूले से पूछ सकता है, मिलीमोल पूछ सकता है, मोल पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछेगा तो ये इन फॉर्मूले का यूज करके हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक टॉपिक और थोड़ा सा देखेंगे, मोलैरिटी से ही रिलेटेड है, मोलैरिटी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, देखना, ध्यान देना, जिसे हम कहते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है, डाइल्यूशन का क्या मतलब है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब है, अब इसको समझना है। डाइल्यूशन का मतलब, अच्छा ये बताओ कि एक बीकर है, उस बीकर में आपने वाटर रखा, वाटर में आपने शुगर के कुछ पार्टिकल्स को आपने कुछ डिसॉल्व कर दिया, कोई भी सब्सटेंस आपने डिसॉल्व कर दिया, उसमें घुल गया, ट्रू सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि सॉल्यूट का एडिशन नहीं करना है, सॉल्वेंट ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है भाई, सॉल्वेंट ऐड करना है। अब आप सोचो कि आप जब उसमें सॉल्वेंट ऐड करोगे तो सॉल्यूट के मोल तो कांस्टेंट रहेंगे ना यार, नहीं समझे। ये सोचो कि एक बीकर है और बीकर में आपने पानी डाल दिया और शुगर के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए, डिसॉल्व किए, सॉल्यूशन बन गया। और फिर हमने कहा कि उस मिक्सचर को आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, उस मिक्सचर को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूशन में आपको हमेशा क्या करना होगा, सॉल्वेंट ऐड करना है, ना कि सॉल्यूट। और अगर आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद में रख करके इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या है। ध्यान देना, यहां एक बीकर लिया आपने, क्या लिया भाई, बीकर लिया, इसकी मोलैरिटी पहले जो थी m1 थी, ठीक है, कितनी थी, m1 थी। उस समय इसका वॉल्यूम कितना था, v1 था। m1 क्या है भाई, मोलैरिटी, पहले से आपको इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता थी और v1 आपको वॉल्यूम पता था। हुआ क्या कि आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, यानी ऑन डाइल्यूशन अब वॉल्यूम कहाँ चला गया, बदल गया, और वो वॉल्यूम कहाँ हो गया, v2।
अब रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी M2, और इसी को आपको फाइंड करना है क्योंकि डाइल्यूशन के बाद क्या मोलैरिटी होगी ये आपको निकालना है। तो एक चीज सोचो, अभी हमने आपसे क्या कहा कि क्या ऐड किए हो गया डाइल्यूशन के टाइम, सॉल्वेंट, सॉल्यूट कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्या मोल कांस्टेंट होंगे कि नहीं। तो क्या हम एक चीज लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बोलना यार, क्या आफ्टर डाइल्यूशन सेम होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या दोनों जगह सेम होगा, और अगर सेम होगा तो आपको इसकी मोलैरिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसमें सॉल्यूट का अगर मोल निकालना हो तो क्या करोगे, फॉर्मूला बोला था M1V1 यानी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से हमेशा क्या निकलता है, मिलीमोल, और मिलीमोल को 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, जल्दी बोलो, मोल्स। तो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन ये है, एंड मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2, और V2 तुम्हें पता है कि कहां तक उस सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट किया है, यानी फाइनल मिक्सचर जो बना सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम आपको पता है, अपॉन 1000 कर दो, यानी मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन अपॉन 1000 करोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन मिल गया, 1000 से 1000 गया, फॉर्मूला आपको क्या मिला, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। आपको निकालना क्या है, M2, M1 आपको पता है, V1 आपको पता है, V2 आपको पता है, क्या M2 नहीं निकाल पाओगे, ये बन गया आपका क्या, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या निकल गया, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ कि मोलैरिटी क्या है। अच्छा, मोलैरिटी में अगर हम बात करें यूनिट का तो क्या होगा, ऊपर क्या लिखा था हमने, मोल और पर लीटर, तो मोल पर लीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट भी मानते हैं, इसलिए मोलैरिटी जो होती है वो क्या कहलाता है, मोल बाई वॉल्यूम। बोलो, अरे जैसे वेट बाई वेट पढ़े थे, वेट बाई वॉल्यूम पढ़े थे, वॉल्यूम बाई वेट पढ़े थे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़े थे, तो ये क्या है, मोल बाई वॉल्यूम। और मोल बाई वॉल्यूम अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो क्या हो जाएगा भाई, मोल पर लीटर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या मोलैरिटी समझ में आ गया, मोलैरिटी था, मोलैरिटी के कुछ फॉर्मूले। नाउ नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इसे नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अभी और भी मोलैरिटी के कुछ टॉपिक्स हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक। नोट करिए, देखो भाई, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, मोलैरिटी देखा। मोलैरिटी में दो चीज़ें, मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है, मिलीमोल्स क्या होते हैं, और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन देखे थे। अभी मोलैरिटी का ही एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। क्या बोलेंगे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। अच्छा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है, क्या समझते हो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग से, समझो। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का मतलब हुआ कि जैसे मान ध्यान देना, एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, दूसरा बीकर है, उस बीकर में जो भी सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या हो गई, M2 है। एक और बीकर आपने लिया, उस बीकर में इसकी मोलैरिटी क्या हो गई, M3 हो गई। अच्छा, ये अलग, अच्छा है सॉल्यूशन एक ही, मतलब सॉल्यूशन क्या है, एक ही है, एक ही सॉल्यूशन कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब वो HCl है या NaCl इन वाटर है, कोई भी होगा, मतलब जो कंपोनेंट सॉल्यूट मिला होगा सब में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कॉमन है, लेकिन मोलैरिटी सबकी क्या है, अलग अलग है। आपने क्या किया, एक और बीकर लिया, इसमें से कुछ ml, इसमें से कुछ ml और इसमें से कुछ ml, इन सब में से मिला दिया, जिसका वॉल्यूम V टोटल है। V टोटल मतलब इसमें से V1 ml मिलाया, इसमें से V2 ml, इसमें से V3 ml। तो क्या V टोटल जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, V टोटल। अच्छा, एक चीज समझो, अब ये बताओ कि जो इसमें, अच्छा मोलैरिटी कुछ आई होगी, कुछ इसका मोल आएगा, कुछ इनका मोल आएगा, कुछ इनका मोल। अब ये बताओ, इसमें जो टोटल मोल्स होंगे, इनका मोल प्लस इनका मोल प्लस इनका मोल, यही तो होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
कि m टोटल इंटू v टोटल बराबर क्या लिख सकते हो, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, काम खत्म। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी m1v1 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इनका मिलीमोल प्लस इनका मिलीमोल प्लस इनका मिलीमोल बराबर टोटल मिलीमोल, और यहाँ से m टोटल, या हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन आपने क्या लगा देना है, v टोटल, दैट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 का सम क्या कहलाएगा, v टोटल। तो ये था मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। यहाँ तक समझ में आ गया? मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा एक चीज और, अच्छा जैसे मान लो एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेट बाई वेट परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, वेट बाई वेट परसेंटेज दिया है, और उसकी डेंसिटी भी गिवन है, और फिर आपसे मोलैरिटी पूछे तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ देखना, यहाँ तक समझ में आ गया ना मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या है, टोटल या मिक्सचर भी कह सकते हो, यहाँ ध्यान देना। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी वेट बाई वेट परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी d हो, वेट बाई वेट परसेंटेज गिवन हो, और आपसे उसमें रिलेशन पूछे तो कैसे मोलैरिटी निकालोगे? अच्छा सोचो, दिमाग लगाना बहुत आसानी से। आपने ये पढ़ा है, ध्यान देना, मान लो कोई सोल्यूशन दिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, x परसेंटेज वेट बाई वेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, ध्यान देना, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन, जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, x ग्राम, जो कि अभी पीछे पढ़ाए थे आपसे। अरे मतलब तो यही हुआ ना, x परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम में x ग्राम प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी। और ये मोलैरिटी अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम का होना जरूरी है। और आपने एक चीज और भी पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम निकालना तो क्या करो, मास डिवाइड बाई डेंसिटी कर दो, काम खत्म, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ सोचो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में वेट कितना है, x ग्राम, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी d है, तो क्या 100 ग्राम डिवाइड बाई d ग्राम पर ml अगर करें तो ग्राम से ग्राम गया, ये ml आ गया। यानी अब ये जो आया ये वॉल्यूम आया कि 100 बाई d ml में वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये तो सेम रहेगा ना, x ग्राम। यानी ये किस में था, ये वेट में था, आपने इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम में। अच्छा इतने ml में x ग्राम है, तो 1 ml में कितना होगा, क्या लिखोगे, x अपॉन 100 इंटू डी, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 ml। और आपको मोलैरिटी निकालने के लिए कितने ml में होना जरूरी है, 1 लीटर में, या हम कह सकते हैं 1000 ml में। तो फिर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा कि अब ये 1 ml में इतना है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, x इंटू डी इंटू 10। लो ये कट गया, फॉर्मूला क्या मिला तुम्हें, x इंटू डी इंटू 10। यानी हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर क्या निकल के आ गया, x इंटू डी इंटू 10। ये क्या निकल के आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या से निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, x इंटू डी इंटू 10, यानी दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, निकाल दो, सीधे सीधे निकल जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में जितना भी होगा वही उसकी मोलैरिटी, देन फॉर्मूला क्या मिला, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। यानी अगर वेट परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी गिवन हो और आपसे मोलैरिटी पूछे तो इस फॉर्मूले से आप सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो।
यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी वेट परसेंटेज और डेंसिटी में रिलेशन। क्या फॉर्मूला मिला? ये आपको ये पूरा नहीं याद करना कैसे डिराइव हुआ क्या हुआ, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम क्या बता रहे हैं। और यहाँ फॉर्मूला क्या मिला कि अगर आपको x% वेट बाई वेट दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन d ग्राम पर ml दिया है, और आपसे मोलैरिटी पूछे तो क्या लिखोगे? x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो अगला है वो होगा मोलैलिटी। नंबर देख लेना कौन सा है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो क्या लिखोगे? ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, अभी हमने क्या बोला था कि दो जगह सॉल्वेंट हम कंसीडर करेंगे। कहाँ कहाँ? एक तो मोलैलिटी में, दूसरा सॉल्युबिलिटी में। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे? तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? मोलैलिटी। और फॉर्मूला अगर लिखोगे मोलैलिटी का तो क्या हो जाएगा? सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये फॉर्मूला बन गया। बोलो कोई दिक्कत आ रहा समझ में? या फिर अगर ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि kg मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्या हो जाएगा? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का बेस्ट तरीका ये है, मोलैलिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं, क्योंकि मास जो है टेम्परेचर बढ़ाने से वेरी नहीं करता। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी वेरी कर सकती है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन में सबसे बेस्ट आप किसको मानते हैं? मोलैलिटी को मानते हैं, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, और मास चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये था क्या? मोलैलिटी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहला क्लियर हो गया, मोलैरिटी क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या है, मोलैरिटी और डेंसिटी और वेट परसेंटेज में कैसे हम रिलेशन निकालते हैं, मोलैलिटी क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ही एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे भाई? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से रिप्रेजेंट करेंगे। समझे क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मतलब इसको हम सीधे सीधे कहते हैं मोल बाई मोल। मोल बाई मोल। अच्छा, मोलैलिटी को क्या कह सकते हो? मोल बाई क्या लिखेंगे? मोल बाई वेट, क्योंकि ये मोल बाई वॉल्यूम था मोलैरिटी, ये मोल बाई वेट है, और ये क्या हो गया? मोल बाई मोल। इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका है, जैसे समझो, ध्यान देना कि जैसे मान लो आपके पास A और B दो कंपोनेंट है। A और B क्या है? दो कंपोनेंट है। ध्यान देना, A क्या है आपके पास? ये है सॉल्यूट, ये क्या होगा? सॉल्यूट। और B क्या होगा भाई? सॉल्वेंट। A क्या है? सॉल्यूट, और B क्या है? सॉल्वेंट। A क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट की अगर बात करें तो सॉल्यूट का वेट जैसे मान लो WA ग्राम है, और सॉल्वेंट का वेट आपने मान लिया WB ग्राम है। अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट Ma से डिवाइड करो तो क्या निकल जाएगा? Na, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और WB को इन्हीं के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? इनका मोल अपॉन टोटल मोल। तो सोल्यूशन का मोल क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूशन। जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का मोल अगर लिखें तो क्या लिख सकते हो? Na प्लस NB, यानी टोटल मोल कितना हो गया? Na प्लस NB। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी जिसका भी फ्रैक्शन पूछे उनका मोल अपॉन टोटल मोल। यानी अगर हम XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, देन वी हैव टू राइट Na अपॉन Na प्लस NB। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। x से कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स।
और एक्स बी अगर निकालना हो तो क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, यानी जिसका भी फ्रैक्शन आपसे पूछे उसका मोल अपॉन टोटल मोल्स। तो यहां से क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम मोल बाय मोल कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मोल कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगर हम ये कहें कि XA प्लस XB की वैल्यू क्या होगी, तो XA प्लस XB हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कैसे, सोचो, XA की वैल्यू क्या लिखोगे, Na अपॉन Na प्लस NB, और XB की वैल्यू क्या लिखोगे, NB अपॉन Na प्लस NB। बोलो अब इज इक्वल्स टू हम क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा बोलो, ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, ऊपर नीचे जुड़ जाएगा। तो क्या लिखोगे, Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, जिसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया। तो क्या मिल गया, यानी आपने देखा क्या कि XA प्लस XB की वैल्यू किसके बराबर हो जानी है, मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जानी है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन में हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, मोल फ्रैक्शन क्लियर है ना सबको, बोले यार सबको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, मोल बाय मोल है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स निकाल लो, या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। और एक चीज हमेशा याद रखना कि XA प्लस XB की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होनी है, 1 के बराबर होनी है। और अगर आपको किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दूसरे को निकालने के लिए 1 माइनस जो भी होगा पता कर लो, निकल जाएगा। तो यहां से क्या पता चला आपको, मोल फ्रैक्शन क्या है। तो क्या क्या चीजें क्लियर हो गई, कॉन्सेंट्रेशन में वेट बाय वेट निकल गया, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ये 4 चीजें। फिर ppm आपने क्लियर कर लिया, मोलैरिटी समझ में आ गया, मोलैलिटी समझ में आ गया, नाउ मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया। अब एक चीज बचा है, वो क्या है, नॉर्मेलिटी। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आपको बताते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। इतना क्लियर है, अच्छे से नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई देखो, तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए थे, ये आखिरी जो बचा हुआ है वो है नॉर्मेलिटी। क्या होता है नॉर्मेलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी का मतलब कैपिटल N से रिविजन करेंगे, समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें, क्योंकि देखो पहले डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन भी आता है सीधे सीधे। तो नॉर्मेलिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या कहलाएगा, अगर डेफिनेशन दोगे तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना क्या लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉर्मेलिटी। अब थोड़ा सा डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा सोचो, दिमाग लगाना, ये तो समझ में आ गया यार, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन यार ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई। तो ध्यान सुनना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि अब पहले हम क्लियर कर लें कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास। जैसे मोल निकालते हो तो क्या करते हो, जो भी मास दिया रहता है मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हो, उसी तरीके से जो भी गिवन मास होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या देखेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब यार फिर से कंफ्यूजन आ गया, एक और चीज दिक्कत करेगी यार, अभी ग्राम इक्विवेलेंट किसी तरीके समझ में आया था, तब तक एक नया डेफिनेशन बता दिया, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अब इसको समझो। तो ध्यान देना, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, अच्छा किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास तो आपको आता है ना, तो सीधे सीधे क्या लिखो, मॉलिक्यूलर मास, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। लो अब एक और टर्म कंफ्यूजन के लिए, यार आप इक्विवेलेंट मास तो समझे, तो ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो समझेंगे वैलेंसी फैक्टर, या इसी को हम एन फैक्टर भी कहते हैं।
तो वैलेंसी फैक्टर क्या कहलाता है कि अगर देखो वैलेंसी फैक्टर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है भैया, समझो। जैसे मान लो कोई एसिड है, किसी एसिड के लिए जितने रिप्लेसेबल H+ होंगे वो होगा एन फैक्टर ऑफ एसिड। किसी बेस के लिए रिप्लेसेबल OH- जितने OH- वो रिप्लेस कर देगा क्या कहलाएगा, वो उसका एन फैक्टर। और किसी सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो लिख दो टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज। और अगर रिएक्शन रिडॉक्स है, आगे और इलेक्ट्रो में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अगर रिएक्शन रिडॉक्स है तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और उस रिएक्शन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज एन फैक्टर, क्योंकि रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिडक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा उतने ही तो कोई गेन करेगा यार। तो जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा मतलब टोटल एक्सचेंज जो होगा दैट इज नोन एज एन फैक्टर फॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, यानी पूरे रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्या होगा। अब अगर हम तुमसे कहें HCl, क्या कह रहे हैं HCl, तो HCl का एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी बोलो 1। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलना यार 2। H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा 3, क्योंकि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 3। बोलो समझ में आ रहा है। मान लो CaOH का होल ट्वाइस है तो कितने OH हैं 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। बोलो समझ में आ रहा है। मान लो हम कहें NaCl का क्या होगा एन फैक्टर, तो आप बताओ इसको तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, NaCl को अगर आपने तोड़ा तो किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, तो टोटल पॉजिटिव कितना आ गया 1, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि इसका NaCl का एन फैक्टर कितना हो गया 1, यहाँ तक क्लियर। तो किसी भी एसिड के लिए अब अगर हम तुमसे कहें Al2SO4, समझो एन फैक्टर समझना जरूरी है। मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस है और अब इस रिएक्शन के लिए हमने आपसे पूछा कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो आप बताओ इसको क्या करो, पहले तोड़ दो। तो 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव और साथ में 3SO4 है तो 3SO4 पे 2 माइनस। अब बताओ 2 3 जा 6, यानी टोटल पॉजिटिव कितने 6, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6, खत्म। बोलो समझ में आ रहा है। तो अगर तुमने एन फैक्टर निकाल लिया तो इक्विवेलेंट मास, अब यहां ध्यान देना, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या किया था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, इसको उठा के यहां रख दो ना। अरे इक्विवेलेंट मास को यहां उठा के रखोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ऊपर क्या लिखोगे, गिवन मास अपॉन, यहाँ था इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास भाई एन फैक्टर, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू, अब डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। और मॉलिक्यूलर मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हो, मोल इनटू एन फैक्टर। पूरी कहानी समझ में आई, एक कीवर्ड आपको मिल गया कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, काम खत्म। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, यहां तक क्लियर है। तो ठीक, अब जो फॉर्मूला अपना था यहाँ था, अब हम इस पे आते हैं। पहले तो क्लियर हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर इस फॉर्मूले पे आते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, किसमें लिखेंगे, ml में। क्यों, क्योंकि यहाँ लीटर था, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहलाएगा, ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी बना कि आपने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दिया इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा एक चीज और देखो, मोल इंटू 1000 क्या होता था, मोल इंटू 1000 होता था मिली मोल, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 क्या कहलाएगा, मिली इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर है। तो ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे भाई, मिली इक्विवेलेंट। क्या कहलाएंगे, मिली इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, मिली इक्विवेलेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत समस्या।
और अगर तुम्हें मिली इक्विवेलेंट से सीधे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या लिखोगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000 बराबर क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, नॉर्मेलिटी क्या होती है, कैसे हम नॉर्मेलिटी से फॉर्मूले से क्वेश्चंस लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। तो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 क्या कहलाएगा, मिली इक्विवेलेंट। और मिली इक्विवेलेंट अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और फिर इसी से 1000 को इधर कर दो तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम कहानी जैसे हम लोगों ने मोलैरिटी में मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन समझा था, सेम कहानी यहाँ भी होगा। नॉर्मेलिटी ऑफ, क्या देखेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ, जल्दी बोलो, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। जैसे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन था ना, तो वहीं से हमने निकाला था M1V1 बराबर M2V2। तो यहाँ भी तो मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे वहाँ क्या था, मिली मोल सेम थे, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है। तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, N1V1 बराबर N2V2। सेम वही कहानी है। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि वाटर डाल करके आपने डाइल्यूट किया तो इसका मिली इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन, दोनों सेम ही होंगे। और यहाँ से N2 अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, N1V1 बाई V2, और आपको निकल जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़े थे, तो यहाँ क्या आ गया, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। तो सीधा सीधा सेम वही फॉर्मूला लगा दो, N टोटल इंटू V टोटल बराबर क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। आगे जितने जोड़ते जाओगे सब फॉर्मूला निकलता जाएगा कि नहीं निकलता जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ N टोटल निकालना तो क्या लिखोगे, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, बोलो, अपॉन क्या लिखेंगे, V टोटल। वैल्यू रखो और आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर लो। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या था नॉर्मेलिटी, ये समझ में आ गया। नॉर्मेलिटी में बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, फिर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने का, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। और यहाँ से ये मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन है, सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग है। एक टॉपिक और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, याद रखो। अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो क्या हम ग्राम इक्विवेलेंट को, फॉर्मूला देखना जरा, ध्यान देना, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर लिख दे तो नॉर्मेलिटी विल भी क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या लिखा, मोल इनटू 1000 इनटू n फैक्टर अपॉन V ऑफ सोल्यूशन इन, बोलना यार, ml। अब दिमाग लगाना, मोल इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, यही तो कहलाता है मोलैरिटी। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। सीधा सीधा अगर आपने मोलैरिटी निकाल दिया, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे। इतना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद मतलब कॉन्सेंट्रेशन के कितने कितने टाइप्स हैं, कैसे कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा सीधे। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।